Welcome to Boost High Species. Today's lecture is पार्लियामेंट. पार्लियामेंट का फर्स्ट चैप्टर, इसमें 3 चैप्टर हैं पार्लियामेंट से रिलेटेड. सो फर्स्ट चैप्टर देख लेते हैं. सो जो आर्टिकल 79 से लेके 122 तक है, पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो पार्लियामेंट से रिलेटेड है. उसके लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट होता है. ठीक है. देन आर्टिकल 79 में ये बताया गया कि जो पार्लियामेंट है उसमें प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के दोनों हाउस ऑफ पीपल लोकसभा एंड काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा, ये तीनों चीज़ें आती हैं. प्रेसिडेंट विद 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है. देन लोकसभा को हम हाउस ऑफ पीपल कहते हैं. ठीक है. जो लोकसभा है उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 550. एट प्रेजेंट कितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं? 543 हैं. उसमें 524 स्टेट से हैं, 19 यूटी से मेंबर हैं. ठीक है. देन आउट ऑफ 550, 350 मेंबर्स आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट एंड 20 मेंबर्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूटीज. ये मैक्सिमम ये प्रोविजन हो सकता है. ठीक है. इफ़ इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट देयर इज़ नो इनफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा, then he could nominate 2 members of that community in the Lok Sabha. हाँ, अगर एंग्लो इंडियंस के लोगों को अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है तो उनके लिए 2 सीट अभी तक रिजर्व की जाती थी. ठीक है. यही लिखा है पूरा. लेकिन हमने क्या किया है, 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इस वाले प्रोविज़न को हटा दिया है. ठीक है. और बिल नंबर क्या था? ये 126 अमेंडमेंट बिल है ये. ठीक है. सो द अरेंजमेंट फॉर द नॉमिनेशन ऑफ द 2 मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन लोकसभा नाउ है एंडेड. ठीक है. पहले था. देन द एलोकेशन ऑफ स्टेट वाइड सीट्स इन लोकसभा इज बेस्ड ऑन सेंसस ऑफ 1971 के सेंसस में हम लोकसभा में सीट्स का एलोकेशन करते हैं स्टेट वाइज. देन 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था 2001 में, उसमें था दैट नेक्स्ट असेसमेंट शैल बी हेल्ड बाय ईयर 2026. अभी 25 चल रहा है. 26 में, मतलब जब तक आप ये लेक्चर देखेंगे 26 स्टार्ट हो गया होगा. 26 में ही जो असेसमेंट है, जो सेंसस वाला है ईयर, ये चेंज हो जाएगा. सॉरी. देन लोकसभा सीट्स आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन. जिसकी जितनी पॉपुलेशन है उसको उतनी ज़्यादा सीट्स मिलती हैं लोकसभा में. देन लोकसभा का जो टेन्योर है वो 5 ईयर का होता है फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द जनरल इलेक्शंस, बट इट कैन बी डिजॉल्व बाय द प्रेसिडेंट इन बिटवीन. प्रेसिडेंट इसको इन बिटवीन भी डिजॉल्व कर सकते हैं. देन अंडर आर्टिकल 352 लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी फॉर 1 ईयर एट अ टाइम. लेकिन अगर कभी भी इमरजेंसी की सिचुएशन है, नेशनल इमरजेंसी लगी है, देन आर्टिकल 352 में यह है कि हम जो लोकसभा का ड्यूरेशन है उसको बढ़ा सकते हैं और हर एक बार में 1 साल के लिए सीधे बढ़ा सकते हैं. ठीक है. देन इन एनी केस जो एक्सटेंशन है जो लगाया गया होता है लोकसभा की टाइमिंग का, वो तब तक लगा रहता है कि जब तक लोग जो इमरजेंसी जो ख़त्म होती है उसके 6 महीने के बाद, मतलब 6 महीने के तक सिर्फ कंटिन्यू हो सकता है, उसके बाद नहीं. उसके बाद वो इनऑपरेटिव हो जाएगा. ठीक है. क्वालिफिकेशन क्या है मेंबर्स ऑफ द लोकसभा? इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, एज 25 से कम नहीं होनी चाहिए, ही मस्ट मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ. ठीक है. देन ही मस्ट पॉजेस अदर क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड इन द पार्लियामेंट. जो कुछ और भी एडिशनल क्वालिफिकेशन है वो भी होनी चाहिए. देन आर्टिकल 92 में बोला है स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर आर इलेक्टेड बाय लोकसभा फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर. तो जो भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं, जो मेंबर्स होंगे जितने भी लोकसभा के इलेक्टेड, उन्हीं में से किसी एक को चुना जाता है. देन लोकसभा का जो सस्पेंशन होता है, उसको सस्पेंस करने का जो पावर है वो स्पीकर के पास है. हालांकि जो प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन है लोकसभा का, उसकी पावर है प्रेसिडेंट के पास. ठीक है. देन आर्टिकल
नॉट 19, आर्टिकल 94B। इसमें यह है द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एड्रेसेस हिज रेजिग्नेशन बाय राइटिंग टू डिप्टी स्पीकर एंड वाइस वर्सा। इट मीन्स जो स्पीकर है वो अपना रेजिग्नेशन डिप्टी स्पीकर को लिखते हैं और डिप्टी स्पीकर जो है वो अपना रेजिग्नेशन स्पीकर को लिखते हैं, वाइस वर्सा। ठीक है। देन जो स्पीकर है लोकसभा के, उनको उनके हाउस से हटाया जाता है बाय द रेजोल्यूशन पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। और बाद में वही रेजोल्यूशन जो पास किया गया शैल नॉट बी मूव्ड अनटिल अनलेस 14 days एडवांस गिवन इन नोटिस। ये जो स्पेशल मेजॉरिटी, ये नॉट स्पेशल, ये जो मेजॉरिटी बाय ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा से एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है अगेंस्ट द स्पीकर, उसको पास करने से पहले 14 दिन की एक नोटिस भी देनी होती है स्पीकर को, उसके बाद ही इसको मूव कराया जा सकता है। देन जब भी लोकसभा के स्पीकर पे कोई रेजोल्यूशन चल रहा होगा या डिप्टी स्पीकर पे, तब वो उस लोकसभा के प्रेसिडेंट की तरह इस नहीं काम कर सकते, उसको प्रिसाइड नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि वो लोकसभा के मेंबर हैं तो उनको राइट टू स्पीक और टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस, ये दोनों राइट्स रहते हैं। मतलब वो लोकसभा में पार्टिसिपेट करेंगे एज ए मेंबर एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग। देन जब जो रिमूवल का जो प्रपोजल है डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का प्रोसेस में होता है, तो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर दोनों को ही राइट टू वोट का जो उनका राइट टू वोट है वो उनके पास सिर्फ फर्स्ट इंस्टेंस में होगा। लेकिन इक्वालिटी ऑफ वोट जब होगा, यानी वोट जब टाई होंगे, तब वो वोट नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब कास्टिंग वोट उनके पास नहीं है। कास्टिंग वोट जो स्पीकर है वो तभी यूज कर सकता है जब इन केस ऑफ टाई। ठीक है। देन जो स्पीकर हैं वो डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं फंक्शन सारे लोकसभा के सेक्रेटेरिएट के। ठीक है। लेकिन जब जनरल इलेक्शंस होते हैं, जब भी कभी जनरल इलेक्शन होता है, जब जनरल इलेक्शन के बाद में एक प्रोटम स्पीकर बनते हैं। प्रोटम स्पीकर सिर्फ इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो नए मेंबर अब इलेक्ट हुए हैं उनको ओथ दिलाई जा सके एंड सो दैट दे बिकम द मेंबर ऑफ द लोकसभा। ठीक है। और जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है पूरा बताया गया है दैट द स्पीकर ऑफ द लास्ट लोकसभा वेकेट द सीट, यानी ऑफिस, वेकेट हिज ऑफिस इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। यानी जो लोकसभा का स्पीकर है वो अपनी कुर्सी नहीं खाली करेगा कि हाँ इलेक्शन होने वाले हैं तो मैं इस्तीफा दे देता हूँ। वो तब तक अपनी चेयर पर रहेगा जब तक नई लोकसभा इलेक्ट होके उसकी पहली मीटिंग नहीं हो जाती। ठीक है। वो जिस दिन उनकी पहली मीटिंग होगी नई इलेक्टेड लोकसभा की, उसी दिन पुराने स्पीकर अपना ऑफिस वैकेट कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है। देन देयरफॉर द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द लोकसभा एज प्रोटम स्पीकर। इसीलिए जो भी सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं लोकसभा के, उन्हीं को प्रोटम स्पीकर बनाया जाता है, जिनका काम होता है ओनली टू एडमिनिस्टर ओथ ऑफ द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा। Then Article 85A, it empowers the President to summon each house of the Parliament if he thinks fit. इसमें यह है कि जो प्रेसिडेंट है वो सम्मन करेंगे हर हाउस को जब भी उनको लगता है कि इसकी ज़रूरत है। ठीक है। और जब भी कभी जो इंटरवल है 2 कॉन्स्टिट्यूटिव सेशंस का हाउसेस का, वो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी 6 महीने से पहले एक सेशन के बाद दूसरा सेशन जो है वो दोनों हाउसेस का होना चाहिए। ठीक है। Thus, as per the constitution, it is mandatory for लोकसभा to meet at least twice in the year. So इससे ये पता चलता है कि लोकसभा को के लिए मैंडेटरी है कि वो कम से कम एक साल में 2 बार मिले, क्योंकि लिखा है ना 6 महीने से कम, 6 महीने से कम है, इसका मतलब 2 बार तो मिलना ही पड़ेगा। देन आर्टिकल 103, इसमें लोकसभा और राज्यसभा का जो कोरम होना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए प्रेजेंट होने के मेंबर्स की, वो है 1/10 ऑफ देयर टोटल मेंबर्स जो हैं, यानी जितने भी मेंबर्स हैं टोटल सीट्स हैं उसका 1/10 दोनों हाउसेस में अलग अलग होना चाहिए।
देन लोकसभा में लगभग 55 है शायद, और राज्यसभा में अप्रॉक्स 25 है। एग्जैक्ट नंबर आई थिंक यही है, ठीक है। नहीं तो आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या है क्वारम दोनों का नंबर वाइज कितना है। देन अब सबसे ज़्यादा लोकसभा नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स कहाँ हैं, तो सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स हैं 80 हैं, वो कहाँ हैं, यूपी में है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे है महाराष्ट्र 48, वेस्ट बंगाल 42। ये टॉप 3 स्टेट्स हैं हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ठीक है। देन जनवरी 22 में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने इंक्रीज कर दिया था एक्सपेंडिचर लिमिट्स फॉर द कैंडिडेट इलेक्टिंग इन दी और कंटेस्टिंग इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली पोल। पहले 70 लाख तक था, अब 95 लाख तक हो गया था लोकसभा के लिए। और स्टेट के लिए पहले 28 लाख था लिमिटेड, मतलब एक्सपेंडिचर लिमिट, अब स्टेट के लिए कितनी हो गई 40 लाख। मतलब अगर कोई कैंडिडेट लोकसभा में लड़ रहा है तो 95 लाख एक्सपेंडिचर कर सकता है, और स्टेट पे कोई है तो स्टेट लेवल में 40 लाख कर सकता है, ठीक है। देन फॉर स्मॉल स्टेट्स, जो स्मॉल स्टेट्स हैं वहाँ पे जो लोकसभा का एक्सपेंडिचर है वो 55 लाख से 65 लाख कर दिया गया है। और स्टेट की जहाँ कोई बहुत छोटी असेंबली है, वेरी स्मॉल, इन केस ऑफ स्मॉल स्टेट असेंबली, तो 20 से 28 लाख कर दिया गया है, ठीक है। देन अब जब आफ्टर इंडिपेंडेंस जो फर्स्ट इलेक्शन थे वो कब हुए थे, फर्स्ट लोकसभा इलेक्शंस वर हेल्ड फ्रॉम 25 अक्टूबर 1951 टू 21 February 1952. The elections were conducted for 489 seats. The first meeting of Lok Sabha took place on 13 May 1952. यानी इस दिन मतलब वर्किंग स्टार्ट हुई। देन गणेश वासुदेव मालवंकर यानी जीवी मालवंकर जो थे वो पहले स्पीकर बने थे लोकसभा के, और वो अपनी पोस्ट पर रहे थे अंटिल हिज डेथ ऑन 27 फरवरी 1956 में। देन एम अनंतस्वनम अयंगर जो थे वो स्पीकर बने थे फॉर द रिमेनिंग टेन्योर ऑफ द फर्स्ट लोकसभा। अच्छा, इनकी डेथ हो गई थी तो जो भी टाइम बचा था लोकसभा का उसके लिए अयंगर बने थे, ठीक है। देन 1954 में नो कॉन्फिडेंस जो मोशन है वो आया था सबसे पहले स्पीकर थे उन्हीं के अगेंस्ट बाय जीबी कृपलानी एंड 21 अदर मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, विच गॉट रिजेक्टेड बाय द लोकसभा। हालांकि रिजेक्ट कर दिया गया था लोकसभा में। देन फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा थे वो कौन थे, M.A. अयंगर तिरुपति, ये डिप्टी स्पीकर थे। फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा की कौन थी, मीरा कुमार, ठीक है। और अभी 17 लोकसभा का ओम बिरला प्रिसाइड कर रहे हैं एज ए स्पीकर ऑफ द लोकसभा। सो दिस इज इट इन दिस लेक्चर पार्ट सेकेंड ऑफ पार्लियामेंट। सो जो अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है उसको हम राज्यसभा कहते हैं, ऑल्सो नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और इसकी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स जो फिक्स हैं स्ट्रेंथ वो है 250। आर्टिकल 80 बताता है जब राज्यसभा में 238 मेंबर्स होंगे वो स्टेट और यूटी से होंगे, मतलब इलेक्टेड इनडायरेक्टली, एंड 12 मेंबर्स होंगे दैट नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब वो किन फील्ड से होंगे, 4 फील्ड से। 4 फील्ड में उन्होंने स्पेशल वर्क किया हो या उनको बहुत एक्सपीरियंस हो, वो होता है वो लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल साइंस, इतना। देन रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो ईच स्टेट के, वो इलेक्ट होंगे बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इन दैट स्टेट इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। जो भी ये रिप्रेजेंटेटिव होंगे हर स्टेट के, उनको उनके लेजिस्लेटिव में जो असेंबली के मेंबर्स होंगे वही इलेक्ट करेंगे इनडायरेक्टली बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है।
और इंडिया की सिर्फ 3 यूनियन टेरिटरीज जिसमें दिल्ली, नई दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर हैं, जिनके रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में भी हैं। ठीक है, सिर्फ 8 हैं यहाँ से, इन तीनों से। ठीक है, देन राज्यसभा क्या है? परमानेंट हाउस है, हमें पता है, कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। क्या होता है, जबकि हर दूसरे साल इनके 1/3 जो मेंबर्स हैं वो रिटायर होते रहते हैं, और जो मेंबर्स हैं उनका जो टर्म है वो 6 साल का होता है। ठीक है, अगर किसी मेंबर को राज्यसभा का मेंबर इलेक्ट किया जाता है तो 2 क्राइटेरिया हैं उसके। पहला तो वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, दूसरा उसकी एज 30 से कम नहीं होनी चाहिए। देन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है काउंसिल ऑफ स्टेट और अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज राज्यसभा। ठीक है, देन जब वाइस प्रेसिडेंट कभी कभी कुछ सिचुएशन में प्रेसिडेंट की तरह काम करेगा, एक्ट करेगा, यानी प्रेसिडेंट की कुर्सी पे होगा, तब उसको सैलरी भी प्रेसिडेंट वाली मिलेगी। तब उसकी जो सैलरी है और अलाउंसेस हैं चेयरमैन वाले नहीं मिलेंगे, एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं मिलेंगे। और नॉर्मल सिचुएशंस में उसको यही मिलते हैं। ठीक है, देन जब वो प्रेसिडेंट के सारे काम कर रहा है, उसकी चेयर पे है, तो उसकी सारी सैलरी सब कुछ अलाउंसेस प्रेसिडेंट का मिलेगा। ठीक है, देन राज्यसभा अपना डिप्टी चेयरमैन भी अपॉइंट करता है। जो चेयरमैन है वो तो बाय डिफ़ॉल्ट वाइस प्रेसिडेंट होता ही होता है, लेकिन जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं राज्यसभा के ही मेंबर्स में से किसी एक मेंबर को। ठीक है, देन जो वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन है वो अपना रेजिग्नेशन रिटर्न में देते हैं चेयरमैन को। देन जो राज्यसभा है उसके पास पावर है टू रिमूव द डिप्टी चेयरमैन फ्रॉम हिज पोस्ट बाई ए रेजोल्यूशन पास बाय मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। कैसे होता है ये? जब रेजोल्यूशन पास किया जाता है बाय मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा से, अगर पास हो जाता है तो डिप्टी जो चेयरमैन है वो रिमूव हो जाते हैं। और एक सिचुएशन है कि अगर कभी जो चेयरमैन की जो पोस्ट है वो खाली है, तो जो डिप्टी चेयरमैन है वो उसकी सारी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेगा एज ए चेयरमैन। ठीक है, और एक सिचुएशन क्या है, अगर जो वाइल प्रिसाइडिंग ओवर द राज्यसभा जो डिप्टी चेयरमैन है कैन नॉट वोट इन जनरल बट ही कैन वोट ओनली इन केस ऑफ टाई। मतलब जो डिप्टी चेयरमैन है अगर वो चेयरमैन के फंक्शंस कर रहा है, तो जैसे कि चेयरमैन को पावर होती है कि वो टाई के केस में ही जनरली अपने वोट को कास्ट कर सकता है, सेम उसी तरीके से डिप्टी स्पीकर भी करेगा जब वो चेयरमैन के फंक्शन पे होगा, चेयरमैन के फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, कि चेयरमैन की तरह वो भी जनरल जैसे सारे मेंबर से वोट कर रहे हैं, तो वो वोट नहीं करेगा। वो तभी वोट करेगा जब होगा उसको कास्टिंग वोट की ज़रूरत पड़ेगी इन केस ऑफ टाई। ठीक है, व्हेन अगर कोई रेजोल्यूशन पास किया जाता है, मूव कराया जाता है टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस, अगर वो अंडर कंसिडरेशन है, मान लो जो भी वाइस प्रेसिडेंट है और उनको हटाने के लिए कोई रेजोल्यूशन है जो चल रहा है, तो वो कभी भी प्रिसाइड नहीं करेंगे एज ए चेयरमैन। ठीक है, और जब रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन होगा तो वो भी प्रिसाइड नहीं करेंगे। ठीक है, बिकॉज आपकी जो पोजीशन है वो अंडर क्वेश्चन हो गई, इसलिए आपको एज ए चेयरमैन और एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर काम करना अलाउ नहीं होता है। देन जो रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा का अलग अलग स्टेट्स का, यानी यूपी, बिहार, एमपी, महाराष्ट्र, सबका अलग अलग है इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। जिसकी जितनी पॉपुलेशन राज्यसभा में उसका उसी के अकॉर्डिंग मेंबरशिप मिली है। ठीक है, देन फॉर द क्वारम देयर मस्ट बी द प्रेजेंस ऑफ 1/10। हमने लोकसभा में भी ये देखेगा 1/10 टोटल जो मेंबर हैं राज्यसभा के उसके क्या होने चाहिए, क्वारम में प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, देन आरपीआई एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उसमें अमेंडमेंट किया गया 2003 में, और एक प्रोविज़न बनाया गया दैट कि अगर कोई पर्सन इलेक्ट होता है राज्यसभा के लिए कहीं भी,
अच्छा, पहले आपको हिस्ट्री बताती हूँ। पहले ये था कि जो पर्सन जिस स्टेट का होता था उसको उसी स्टेट से राज्यसभा का मेंबर अपॉइंट किया जा सकता था, राज्यसभा का मेंबर वो इलेक्ट हो सकता था। लेकिन फिर अमेंडमेंट किया गया आरपी एक्ट में 2003 में। उसके बाद से कहा गया कि नहीं, कि कोई भी पर्सन कहीं भी इंडिया में एनीवेयर किसी भी स्टेट में रह रहा हो और वो राज्यसभा में कहीं से भी इलेक्ट हो सकता है। ही कैन बी मेंबर ऑफ एनी अदर स्टेट। ठीक है, पहले ये रिस्ट्रिक्शन था, अब नहीं है। देन जो 4th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें उसमें क्या है, एलोकेशन ऑफ द सीट्स ऑफ राज्यसभा फॉर स्टेट्स एंड यूटीज़। उसमें ये दिया गया है कि जितने भी स्टेट या यूटीज़ हैं उनमें जो राज्यसभा की सीटें हैं और यूटी में वो किसको कितनी क्या मिलेंगी, उसका विवरण 4th शेड्यूल में, 4th शेड्यूल में। देन कुछ फेमस आर्टिकल हैं जिसमें राज्यसभा के पास कुछ स्पेशल पावर्स रहती हैं। देख लेते हैं, सॉरी। देन आर्टिकल 249, इसमें यह है कि अगर राज्यसभा कभी कोई रेजोल्यूशन पास कर दे 2/3 मेजॉरिटी से, तो पार्लियामेंट कैन मेक लॉ इन नेशनल इंटरेस्ट रिगार्डिंग द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट। सिंपल सी बात है, अगर कभी राज्यसभा रेजोल्यूशन पास कर दे बाय 2/3 मेजॉरिटी पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है कि वो किसी भी स्टेट सब्जेक्ट्स में रूल बना सकता है, लॉ बना सकता है इन दी नेशनल इंटरेस्ट रिगार्डिंग द सब्जेक्ट्स। ठीक है। देन और जब भी राज्यसभा मतलब पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे इस तरीके से आर्टिकल 249 के एक्टिव होने पे रूल बनाएगा तो क्या होगा, वो सिर्फ 1 साल के लिए बनेगा, लेकिन उसको एक रेजोल्यूशन और पास करके आगे चल के एक्सटेंड कराया जा सकता है। ठीक है। देन आर्टिकल 250, आर्टिकल 250 में क्या है कि जो पार्लियामेंट है वो लेजिस्लेट कर सकता है स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पे, अगर क्या प्रोक्लेमेशन है, इमरजेंसी अगर लगी है। लेकिन इमरजेंसी हटने के 6 महीने के बाद ये वही जो इन्होंने लगाया होगा लॉ नया ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट लिस्ट, वो 6 महीने के बाद इनऑपरेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मतलब जैसे कोई एक लॉ बनाया गया और इमरजेंसी चल रही थी, फिर इमरजेंसी ख़त्म हो गई, मान लो 1 जनवरी 2026 से एक इमरजेंसी लगी और वो जून 30-31 तक ख़त्म हो गई। ठीक है, 30 जून तक ख़त्म हो गई, तो 6 महीने हो गए। और उसके बाद में जब इमरजेंसी जो ख़त्म हो रही है, इमरजेंसी ख़त्म होने के बाद जब सब सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, तो उसके नॉर्मल होने के अगले 6 महीने के तक ये लगा रह सकता है। उसके 6 महीने बाद एक्सटेंड नहीं होगा ये लॉ। उसके बाद जैसे 6 महीने और आगे हुए, यानी जून के बाद और दिसंबर आया, फिर सब कुछ जब इमरजेंसी ख़त्म हो गई जून में मान लो, और सब कुछ नॉर्मल हो गया, तो जो उस वक्त जो लॉ बनाए गए थे स्टेट लिस्ट पे, वो जून से लेकर दिसंबर तक तो चल जाएंगे, लेकिन उसको फिर आगे नहीं लगाया जा सकता कभी भी। वो उसकी मैक्सिमम टाइमिंग 6 मंथ आफ्टर द इमरजेंसी ही अलाउ है। समझ गए, ये था पूरा। देन आर्टिकल 252, इसमें क्या है, जो पार्लियामेंट है वो लेजिस्लेट कर सकता है 2 या 2 से ज़्यादा, अगर स्टेट बाई अपनी कंसेंट देते हैं कि ऐसा कोई लॉ अडॉप्ट किया जाए उनके लेजिस्लेशन के लिए। सिंपल कि कोई 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट अगर रिक्वेस्ट करें सॉरी, तो तब भी पार्लियामेंट उस पर लॉ बना सकता है स्टेट सब्जेक्ट पे। देन आर्टिकल 253, इसमें क्या है, इसमें दैट द पावर टू मेक एनी लॉ फॉर द होल और पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और कन्वेक्शन with any other country or any decision made at international conference। 253 में यह है कि पार्लियामेंट किसी भी इंटरनेशनल लॉ को अपने इंडिया में लगाते हुए उसको कोई ऐसा लॉ बनाना है जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को भी कवर कर रहा है, तो दे कैन डू दैट थिंग। ठीक है, ये चीज़ है। सो दिस इज़ इट इन दिस लेक्चर। ये इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट चैप्टर से हमेशा कुछ ना कुछ आता है, बिकॉज पार्लियामेंट इज़ द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, पार्लियामेंट पार्ट 3।
देन जो पार्लियामेंट, हमें पता है इंडिया में पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है. देन जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है. ठीक है. लेकिन जो पार्लियामेंट है उसको कुछ ऐसे राइट भी दिए गए हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वो टाइम टू टाइम विद द नीड ऑफ द फॉर द नीड्स ऑफ द कंट्री उसको अमेंड किया जा सकता है. सो आर्टिकल 368 जो है उसमें इसी तरीके की पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. आर्टिकल 368. देन अब हमने पहले भी देखा था कि एक जो भी पार्लियामेंट के सेशंस हैं उनमें मैक्सिमम गैप 6 मंथ का हो सकता है. 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं अलाउ है बिटवीन द 2 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है. अब कुछ जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं या ऑफिशियल्स होते हैं जिनको ऑफिशियल ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है. इसमें लोकसभा के स्पीकर आते हैं, डिप्टी स्पीकर आते हैं, सेक्रेटरी जनरल आते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, ये सारे लोग ऑफिशियल्स ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं. ठीक है. अब इंडिया में कितने सेशंस होते हैं पार्लियामेंट में? मेनली क्या होता है इंडिया में 3 सेशंस होते हैं एक साल में, एक ईयर में. सबसे पहले होता है बजट सेशन, फिर मॉनसून सेशन, फिर विंटर सेशन. ठीक है. देन इसमें विंटर सेशन जो होता है वो सबसे शॉर्ट होता है, सबसे छोटा होता है. ठीक है. इफ एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट रिमेन्स एब्सेंट फॉर 60 days विदाउट इन्फॉर्मिंग टू द रिस्पेक्टिव ऑफिस देन मेंबरशिप शैल बी टर्मिनेटेड. अगर कोई पार्लियामेंट का मेंबर, लोकसभा या राज्यसभा कहीं का भी 60 days से एब्सेंट रहता है बिना बताए कि वो किस रीज़न से एब्सेंट है, तो उसकी जो मेंबरशिप है वो चली जाएगी, ले ली जाएगी, उनसे टर्मिनेट कर दी जाएगी. ठीक है. देन आर्टिकल 105 में जितने भी प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ जो मिलती है ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका मेंशन है. ठीक है. देन अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है उसको इफेक्टिव करना है या उसको लागू करने के लिए हमें कोई लॉ बनाने की ज़रूरत है, तो क्या होता है, तो उसमें पार्लियामेंट ही है जो लॉ बनाता है इन द स्टेट लिस्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट. तो पार्लियामेंट को डायरेक्टली पावर रहती है कि वो बिना स्टेट से पूछे, उसकी कंसेंट की भी कोई ज़रूरत नहीं, उसके जो स्टेट लिस्ट के अंदर है अगर वो एरिया, तो वो उस एरिया पे भी अपना लॉ बना सकती है. ठीक है. देन स्पीकर और चेयरमैन ऑफ द हाउस कैन प्रोहिबिट एनी मेंबर or allow any other member to speak. This is known as the yielding the floor. Obviously जो चेयरमैन है और डिप्टी चेयरमैन है उनका मेन वर्क ही है कि डेकोरम जो है मेंटेन रहे हाउसेस का. इसीलिए वो किसी को भी मना कर सकते हैं कि आप हाउस में इस तरह बात नहीं कर सकते, ये बात नहीं कर सकते, और किसी को भी अलाउ कर सकते हैं टू से एंड स्पीक इन दी हाउस. इसी को बोलते हैं यील्डिंग दी हाउस. ठीक है. देन एक और टर्म है क्रॉसिंग द फ्लोर. इसमें ये होता है कि जब जो मेंबर हैं पार्लियामेंट के, वो अपना जो वोट है अपनी पार्टी के अगेंस्ट देते हैं, अपनी जो उनकी बोलते हैं विचारधारा या चेंज है या अपनी पार्टी के अगेंस्ट वोट देते हैं, उसी को बोलते हैं क्रॉसिंग द फ्लोर. ठीक है. देन जीरो आवर एक ऐसा यूनिक फीचर है पार्लियामेंट्री सिस्टम का इंडिया में, जिसमें क्या होता है 1 घंटा अलॉट किया जाता है, जो अलॉट किया जाता है 12 से 1 के बीच लोकसभा में टू डिस्कस इम्पॉर्टेंट इश्यूज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. इसलिए होता है ये 0 आवर. ठीक है. देन मनी बिल हमें पता है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. वो भी उससे इंट्रोड्यूस करने से पहले हमें रिकमेंडेशन लेनी होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की. ठीक है. इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, हमें पता है. और राज्यसभा को इसीलिए कभी भी रिजेक्ट और अमेंड दोनों नहीं कर सकती है मनी बिल को. वो सिर्फ रिटर्न कर सकती है और कुछ रिकमेंड कर सकती है कि हाँ
आप ये कर, ये सही कर लीजिए, ये प्रोविज़न डाल लीजिए। लेकिन उसमें भी जो लोकसभा है वो कोई बाउंड नहीं है कि उनकी रिकमेंडेशंस को माने या ना माने। और राज्यसभा जो है उसको 14 दिन, मैक्सिमम 14 दिन के अंदर जो उसको मनी बिल भेजा गया है उसको वो लोकसभा में वापस भी भेजना होता है। तो कभी पूछा जाएगा ना आपसे कि जो राज्यसभा है वो लोकसभा मनी बिल को कितने दिन रख सकती है, तो विद इन 14 डेज। देन आर्टिकल 108 है। आर्टिकल 100 में ये है कि जो प्रेसिडेंट है वो सम्मन करते हैं हाउस पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की जॉइंट मीटिंग जब भी ज़रूरत पड़ती है किसी डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए। जैसे कोई मान लो कोई बिल है लोकसभा में पास किया गया, ठीक है, और दूसरी जगह पे कुछ भी उस पर नहीं काम हो पाया और एक डेडलॉक क्रिएट होगा, 6 महीने से ज़्यादा निकल गया, ठीक है, तब क्या होगा? अब प्रेसिडेंट को वर्किंग तो कंटिन्यू करानी है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो एक जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं अंडर आर्टिकल 108, ठीक है। फिर 118 में क्या है? 118 में है कि प्रेसिडेंट ने जो ये जॉइंट सिटिंग बुलाई है, जॉइंट सिटिंग दोनों लोकसभा राज्यसभा की, उसका प्रेसिडेंट कौन होगा, उसको प्रिसाइड कौन करेगा? तो उसको प्रिसाइड करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। देन जो जॉइंट सिटिंग है दोनों हाउसेस की, पार्लियामेंट की, कॉल्ड अपॉन ओनली फॉर ऑर्डिनरी बिल एंड फाइनेंशियल बिल। ये जो जॉइंट सिटिंग है हम इसको सिर्फ 2 ही तरीके के बिल के लिए बुला सकते हैं, या तो कोई ऑर्डिनरी बिल जो पास होना है उसके लिए, या फाइनेंशियल बिल के लिए, ठीक है। हम इसमें मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ये दोनों इंक्लूडेड नहीं होते हैं। यही कैच है इस अमेंडमेंट ये जॉइंट सिटिंग का। हमें लगता है कि अमेंडमेंट वाला तो बहुत ज़रूरी है, इस पर डेडलॉक कैसे हो सकता है, तो और मनी भी बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए ज़रूर होगी जॉइंट सिटिंग, बट इन दोनों के लिए नहीं है जॉइंट सिटिंग। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें राज्यसभा का इतनी पावर ही नहीं है मनी बिल के लिए और इन सब के लिए, तो इस वजह से नहीं है, ठीक है। देन सिंस 26 जनवरी 1950 जो जॉइंट सिटिंग है दोनों हाउसेस की वो अभी तक सिर्फ 3 बार बुलाई गई है। पहली बार बुलाई गई 1961 में फॉर डाउरी प्रोहिबिशन बिल, दूसरी बार बुलाई गई बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल इन 1978, तीसरी बार बुलाई गई 2003 में फॉर द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल, ठीक है। देन एनी लीगल बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। हाँ, सिंपल है। देन जो स्पीकर हैं हैज़ पावर टू डिसाइड दैट वेदर अ बिल इज़ मनी बिल और नॉट। अब किसी बिल को डिसाइड करना कि वो मनी बिल है या नहीं है, तो इसकी पावर सिर्फ और सिर्फ स्पीकर के पास है, किसी और के पास नहीं है। देन जो हम पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालते हैं वो वही तो जाता है अप्रोप्रिएशन बिल में, इसीलिए गवर्नमेंट को उसको पास कराना पड़ता है। टू ड्रॉ द फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया द गवर्नमेंट नीड टू पास अप्रोप्रिएशन बिल। ऐसे ही नहीं किसी का मन हुआ और कंसोलिडेटेड फंड में कि पीएम मोदी बोल दे कि नहीं ये इतने पैसे निकालिए, गवर्नमेंट का ये पॉलिसी लानी। नो, देयर इज़ ए प्रोसेस कि पूरा एक बिल पास होगा, उसकी वोटिंग होगी, देन उसके बाद में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से फंड निकलेगा, ठीक है। देन आर्टिकल 116 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, व्हेन एन अप्रोप्रिएशन बिल इज़ नॉट पास्ड एंड गवर्नमेंट नीड फंड देन। अब क्या है, कोई जो अप्रोप्रिएशन बिल है वो पास नहीं हो पाया लेकिन गवर्नमेंट को तो पैसे चाहिए, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसके पास पावर है कि वो कुछ फंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाल लेगी थ्रू द मेथड ऑफ वोट ऑन अकाउंट, जो कि कुछ महीनों के लिए होता है, फिक्स टाइम के लिए, यानी स्पेशली 2-3 महीने के लिए या 3-4 मंथ्स के लिए मैक्सिमम निकालते हैं कि हाँ हमें कुछ लमसम अमाउंट चाहिए जब तक हमारा अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हो जाता, क्योंकि जो फंक्शनिंग है उसे तो रोका नहीं जा सकता, पूरे जो भी कंट्री है उसकी नीड्स होती हैं फाइनेंशियल, इसलिए। देन एस्टिमेट कमेटी जो होती है वो लार्जेस्ट इकोनॉमिक कमेटी है पार्लियामेंट की, जिसमें 30 मेंबर होते हैं और सारे मेंबर लोकसभा से होते हैं, इसमें राज्यसभा का कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। देन जो सेक्रेटेरिएट है इंडियन पार्लियामेंट का वो है गवर्नमेंट के अंडर, वो नहीं आता है, वो फ्री है गवर्नमेंट से, ठीक है। देन इंडियन पार्लियामेंट एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू पार्लियामेंट्री कमिटीज़, ये हम किसी लेक्चर में देखेंगे, शायद नेक्स्ट लेक्चर में।
सो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी कुछ आते हैं। पार्लियामेंट के तीनों जो लेक्चर हैं आप तीनों ही अच्छे से देखिएगा, हर पार्लियामेंट वाले चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं।